ये जो कांग्रेस का जहाँ सीधा मुकाबला है भाजपा से, जैसे मध्य हम्म। प्रदेश में, तो वहाँ पर अभी हाल के समय में कमलनाथ ने धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाया और ट्विटर पर उनकी काफ़ी आलोचना हुई कि राहुल गांधी तो एक तरफ बात करते हैं अलग तरह के मूल्यों की, और यहाँ पर वो एक ऐसे संत को बुला रहे हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, या संत कोट अनकोट नहीं है। तो क्या आपको एक बेहतर ये चुनावी रणनीति लगती है, या फिर ये सैद्धांतिक विचलन लगता है? देखिए, ये सब जो होता है, जैसे कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की भी इन बातों को लेके बहुत आलोचना होती है कि वो मान लीजिए हनुमान चालीसा का उन्होंने पाठ कर दिया था। ये सब यहाँ भी तो हो चुका है दिल्ली में, इसलिए भी आलोचना होती है। फिर ये इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये सब बिल्कुल बेकार की बातें हैं। फौरी राजनीति की कुछ ज़रूरतें होती हैं और वो सैद्धांतिक दबाव जो होते हैं, उनके परे जाती हैं फौरी राजनीति की ज़रूरतें। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी ने देश की राजनीति में अपनी जगह कैसे बनाई है। उनके जो प्रमुख विचारधारात्मक मुद्दे थे, उनको छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम 10 साल से ज्यादा राजनीति की है लगातार। घोषित रूप से उन मुद्दों को छोड़ दिया। घोषित रूप से कहा कि हम अपना पार्टी का घोषणा पत्र जारी नहीं करेंगे। अपनी पार्टी को वो एकजुट भी उन्होंने रखा और अपने कार्यकर्ताओं में ये भरोसा भी पैदा किया कि जब कभी मौका आएगा तब इन मुद्दों को फिर हम मजबूती के साथ लागू करेंगे। तो आज भी क्या जो अपने आप को हिंदूवादी मानते हैं, वो क्या आज भाजपा की निंदा नहीं करते? इस देश में ऐसे कई बुद्धिजीवी हैं, कई लोग हैं जो लगातार सोशल मीडिया पे और दूसरी जगह पे कहते रहते हैं कि भाजपा हिंदुओं की नुमाइंदगी नहीं करती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वजह से हिंदुओं को नुकसान हो रहा है। ये लोग हिंदू दृष्टि के प्रतिनिधि नहीं है। भाजपा की भी इस तरह निंदा होती है। उसी तरीके से सेकुलर वामपंथी और लिबरल किस्म का जो लिबरल किस्म के जो एक्टिविस्ट टाइप के और दूसरे सोशल मीडिया पर सक्रिय बुद्धिजीवी और तथाकथित प्रवक्तागण हैं, वो सब ये खोजते रहेंगे फलाने राजनीति ने ये किया, उसने देखिए हनुमान, उसने देखिए वहां मंदिर चला गया, ये चला गया। ये सब इस तरीके से नहीं होता है। अभी नीरजा चौधरी ने जो किताब लिखी है, इसका शीर्षक है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। अगर आप उस किताब को देखेंगे तो उसमें तो उन्होंने बताया है कि किस तरीके से इंदिरा गांधी ने 80 के चुनाव में 77 की बहुत बुरी पराजय के बाद कैसे वापसी की अपनी, और उस वापसी को करने में उन्होंने क्या क्या किया, किस हद तक गई। उन्हें लग गया था कि जो इमरजेंसी में नसबंदी वाले मसले को लेकर मुसलमान उनसे बहुत नाराज हैं और उन्होंने 77 में उन्हें वोट नहीं दिया, तो उन्होंने हिंदुओं में अपना आधार बनाया और उसके बाद वो 350 से ज्यादा सीटें लेकर 80 में वापस आई। जो 77 में जो महिला खुद चुनाव हार गई थी, वो 2.5 साल के अंदर उसने पहले जनता पार्टी तोड़ने में एक कुशल राजनेता की तरह अपनी अपनी चालें चली और जनता पार्टी तोड़ने में उन्होंने जिन राजनयन ने उन्हें हराया था, उन्हीं राजनयन की मदद से उन्होंने जनता पार्टी तोड़ी या उनको प्रोत्साहित किया। और फिर हिंदुओं में बिना बहुत ज्यादा प्रो हिंदू समर्थक हुए बिना, बहुत ज्यादा मुसलमान विरोधी दिखे बिना, उन्होंने एक ऐसी राजनीति की जिसको हम लोग ज्यादा नहीं कह सकते हैं कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति थी, और वो 350 सीटें लेके आई। फिर उनकी हत्या हो गई। उसके बाद में फिर राजीव गांधी ने उनकी हत्या की लहर पर सवार होकर उन्होंने 450 से ज्यादा सीटें प्राप्त की। तो मैं ये कह रहा हूं कि राजनेता जिस तरीके से काम करते हैं, उनको फौरी राजनीति के दबावों का सामना करना पड़ता है। अब आप इस तरह सोचिए, जब किसान आंदोलन, मैं आपको और थोड़ा घुमाता हूं इसमें, किसान आंदोलन हो रहा था तो उस वक्त जाटों की जो खाप पंचायतें होती थी, तो बहुत से लोगों को बड़ी प्रगतिशील और अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि वो किसान आंदोलन को समर्थन दे रही थी। अच्छा, फिर वो ये वही खाप पंचायतें हैं जो कि लैंगिक हिंसा के लिए भी जानी जाती है। अच्छा, अब उन्हीं खाप पंचायतों में एक जगह अभी एक बिरादरी की पंचायत हुई, उसने मुसलमानों का बायकाट करने की मांग कर दी। तो अब जो विचारधारात्मक रूप से एक लेफ्ट लिबरल सेकुलर बुद्धिजीवी बैठा हुआ है, वो कभी कभी उसे खाप पंचायतें अच्छी लगेंगी, कभी उसे खराब लगेंगी, क्योंकि उसका जो खांचा है उसमें तो खाप पंचायतें फिट होने को तैयार नहीं है। खाप पंचायतों का अपना रवैया है। तो जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स होती है, जो प्रैक्टिकल समाज नीति, व्यवहारिक समाज नीति होती है, वो दूसरे तरीके से चलती है। वो आइडियोलॉजिकली नहीं चलती है। कोई भी गठजोड़ नहीं बनता है आइडियोलॉजिकली। जैसे ही आपने पॉलिटिकल अलायंस किया, इसका मतलब है आपको अपनी आइडियोलॉजी
को या तो घटाना पड़ेगा, उसको तरल करना पड़ेगा या उठा के ताक पर रख देना पड़ेगा कुछ समय के लिए। बिना उसके नहीं हो सकता। गैर कांग्रेसवाद जो बहुत सबसे पहला 67 में जो गठजोड़ हुआ, तो उसमें देखिए सीपीआई और कांग्रेस और समाजवादी, सीपीआई, जनसंघ, समाजवादी और कांग्रेस से निकले हुए लोग सब एक मंच पे बैठे हुए थे, मिलजुल के चुनाव लड़े, चुनाव जीते और मिलजुल के सरकार चलाई। तो इस तरीके से नहीं होता है जिस तरह से ये सब ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया पर ये जो आलोचनाएं होती हैं, एक व्यक्ति बैठ के बहुत सारे विचारधारात्मक फतवे दे सकता है, उनका कोई मतलब नहीं मेरी निगाह में। तो ये कह सकते हैं कि क्या कि अभी हाल की कांग्रेस की जो थोड़ी कमजोरी है, उसका कारण यह भी है कि वो अपने आप को हिंदुओं से थोड़ा दूर दिखाने में या हिंदुओं से जुड़ा हुआ दिखाने में सफल नहीं हो पाए। जैसे 1985 में किसकी कमजोरी है? ये कांग्रेस की क्या कमजोरी मानी जा सकती है? क्योंकि 1985 में तो देवरस ने एक बार कह दिया था कि कांग्रेस ही हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करती है। फिर धीरे-धीरे करके मुसलमान पहचानने के साथ या तो भाजपा ने चस्पा कर दी या फिर ये अपनी भाई गलतियों से हुआ ये कि जब भारतीय जनता पार्टी ने वो चुनाव जीत लिया, 2014 का चुनाव जीत लिया, उसके बाद में एक एंटनी कमेटी बनी। तो एंटनी कमेटी की रिपोर्ट में ये आया कि कांग्रेस की एक मुसलमान समर्थक पार्टी के तौर पर छवि बन गई। मैं सहमत नहीं हूं इस बात से, मैं एंटनी कमेटी की इस रिपोर्ट से सहमत नहीं। और उसके बाद में उसको ओवर कंपेंसेट करने के लिए, बहुत ज्यादा उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए ये सब राहुल गांधी अपना जनेऊ दिखाते नजर आए, ये सब करते नजर आए। इससे क्या लाभ हुआ राहुल गांधी को? भाई राहुल गांधी जब अध्यक्ष थे तो उन्होंने ये सब किया था। गुजरात चुनाव में हुआ, कुल मिलाकर क्या लाभ हुआ? सारी चीजें बेकार हो गई। इनसे नहीं होता है। देखना ये चाहिए था कि कब मोदी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को कैसे बढ़ाया जाए, अपने संगठन को दुरुस्त, बजाय इसके कि अपने संगठन को मजबूत किया जाता, बजाय इसके कि छोटी छोटी लड़ाइयां जीती जाती और बड़ी लड़ाइयों के लिए अपने आप को तैयार रखा जाता, बजाय इसके कि कांग्रेस ने एक बड़ा चुनौती मोदी के सामने फेंकी और कहा कि हम तो तुमसे भी बड़े ब्राह्मण हैं, हम तो जनेऊ भी धरते हैं, हमारा तो एक जुगोत्र भी है, ये सब वगैरह किया। इसका कोई लाभ नहीं हुआ कांग्रेस को, सब बेकार की बात है। अब कांग्रेस के सामने 2024 की चुनौती से पहली उससे बड़ी चुनौती यह है कि उसे तेलंगाना में बहुत अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए, उसे छत्तीसगढ़ का चुनाव जीतना चाहिए गारंटी के साथ, उसे मध्य प्रदेश का चुनाव गारंटी जीतना चाहिए, उसे राजस्थान का चुनाव गारंटी जीतना चाहिए। इनमें से किसी भी चुनाव में कांग्रेस का अगर खराब प्रदर्शन हुआ तो जो कांग्रेस को जो एक गतिशीलता प्राप्त हुई है, वो गतिशीलता में तुरंत ग्रहण लग जाएगा। कांग्रेस एक भी चुनाव में खराब प्रदर्शन किया कांग्रेस ने तो वो कांग्रेस उसकी भरपाई नहीं कर पाई क्योंकि समय नहीं है। तो ये जो विचारधारात्मक बातें होती हैं, ये सब बातें होती हैं, इन पे बिल्कुल एक कान से सुन के दूसरे से इनको निकाल देना चाहिए। ये बिल्कुल सब बेकार की बातें हैं। मैं इनसे कभी भी प्रभावित नहीं होता हूं। ये उन लोगों की बातें होती हैं जिनको राजनीति की कोई समझ नहीं है, जो अपना एक खांचा बनाए हुए हैं और उसी खांचे में पूरे देश को देखना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। इसके अलावा उन्हें दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ नहीं दिखता। एक आखिरी सवाल, जो नूंह में हिंसा हुई है और उसके बाद जो राजनीतिक घटनाक्रम होता हुआ दिख रहा है हरियाणा में, उससे जुड़ा हुआ है। आज दुष्यंत चौटाला का एक लंबा इंटरव्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपा है जिसमें उन्होंने काफ़ी निराशा जताई है इस तरह की हिंसा पर, और उनके कुछ और बयान आए हैं जिससे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो हरियाणा की सरकार से अलग हो जाए। खैर वो तो अभी भविष्य की बात है, लेकिन क्या इस तरह की हिंसा भाजपा को ध्रुवीकरण करने में ज़्यादा मदद देगी और उससे राजस्थान भी बदलाव हो सकता है? आयोजित इसीलिए करवाई जाती हैं कि ध्रुवीकरण हो जाएगा। न केवल उस इलाके में ध्रुवीकरण होगा बल्कि उसकी तरंगें दूर दूर तक फैलेंगी। अब वो मुस्लिम बहुल इलाका है, जो मेवात का इलाका है, उसमें 70, 80, 85% मुसलमान रहते हैं और ये सब लोग बिट्टू बजरंगी और मोनू मनेसर वगैरह इस तरह के बयान जारी कर रहे थे कि चलिए वैसे मुसलमानों के गढ़ पे चढ़ाई करते हैं, इस प्रकार से एक मतलब मुहिम चला रहे थे। तो अगर वहां पर चढ़ाई करेंगे तो हिंदू शक्तियों ने मुस्लिम गढ़ के ऊपर देखिए हमला किया, वहां पे इस तरह की एक भावना फैलेगी और हिंदुओं में एक जोश पैदा होगा, फिर मुसलमान भी प्रतिक्रिया करेंगे, उससे फिर हिंदुओं में जोश पैदा होगा और क्रिया और प्रतिक्रिया की एक पूरी क्रिया और प्रतिक्रिया का एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला बन जाएगा। तो ऐसी मंशाएं होती, ऐसे मंसूबे होते हैं इन सब चीजों के ऊपर, लेकिन ऐसे मंसूबे हमेशा आपकी मर्जी से पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि राजनीति जो है वो आपकी मर्जी से नहीं चलती है। एक जमाने में जब बाबरी मस्जिद, जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, तब ऐसा क्रिया प्रतिक्रिया का ऐसा सिलसिला दिखाई पड़ता था, लेकिन आप देखिए उसके बाद से फिर कभी भी नहीं हुआ ऐसा। जो 90 के दशक के 1990 के इर्द गिर्द जो घटनाक्रम हो रहा था,
बाद में उस घटनाक्रम के राजनीतिक फलितार्थ हुए, उसके लाभ नुकसान हुए पार्टियों को, लेकिन उस प्रकार का सीन फिर दोबारा कभी नहीं हो रहा। तो जो एक बार हो जाता है, बार-बार कोशिश की जाती है कि उसी को दोबारा दोहराया जाए, लेकिन वो बन नहीं पाता है उस तरह से। लेकिन आप ही की एक थीसिस है कि लगातार एक सांप्रदायिक हिंसा की जो लौ है वो जलाए रखने की कोशिश करती है भाजपा और जो सपा। लू वाली घटना है उस थीसिस के खिलाफ जाती है। लू वाली घटना में एक बहुत बड़ी सांप्रदायिक घटना बनाने की कोशिश की। वो एक बहुत बड़ा एक सांप्रदायिक विस्फोट करना चाहते थे कि उससे पूरा जो एनसीआर का रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन जो है पूरा का पूरा, ये प्रभावित होगा। वो राजस्थान तक उसकी लपट जाएगी, उत्तर प्रदेश में उसकी लपट आएगी, दिल्ली में भी उसकी लपट आएगी, हरियाणा में भी उसकी आंच पहुंचेगी। ये सब करने की इतनी एक बहुत बड़ी मतलब एक दूसरी जैसा कि राम जन्मभूमि आंदोलन था ना, उस तरह का एक बड़ा सांप्रदायिक विस्फोट करने की कोशिश थी। मैं तो ये कहता हूँ कि ये एक किसी तरह सांप्रदायिक कड़ाव खदबदाता रहे, ये कोशिश अलग चीज है मतलब, हैं? लेकिन वो बिल्कुल इस तरह की कोशिश थी।